नाजरीन, इस वक्त में बीजेपी सीनियर लीडर कश्मीरी पंडितों की वाहिद आवाज़ अश्विनी चुरंगू के रूबरू हूँ। इनसे मौजूदा हालात के बारे में हम जानना चाहेंगे। चुरंगू साहब आदाब, ये मुझे बताइए कि मौजूदा इलेक्शन जो हुए हैं बैरूनी रियासतों में, 5 रियासतों में, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? तो कश्मीर पर इस पर क्या इम्पैक्ट, जम्मू कश्मीर पर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, 5 रियासतों में जिस तरह के इलेक्शंस का रिजल्ट अभी आ गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और सारे देश के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। इसमें सबसे बड़ी एनकरेजिंग बात है कि इन 4 रियासतों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, और मैं तो ये कहूँगा कि एक अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिला है, उसका सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि इन 4 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही थी। 5 साल के शासन के बाद फिर चुनकर आना, और वो भी इंक्रीज्ड मैंडेट के साथ, इन द सेंस कि जैसे आप उत्तराखंड में देख रहे हैं कि वहां पर अगर एंटी इनक्यूबेंसी देखें या उत्तर प्रदेश में एंटी इनक्यूबेंसी देखें, तो 2/3 मेजॉरिटी फिर लाना उसमें उसके बाद में, इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, इसका यह मतलब है कि लोगों के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो उससे खुश थे। सो सिचुएशन जो सामने है उसमें ऐसा है कि जो बाकी 2 स्टेट्स हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि मणिपुर में अपने बलबूते, और गोवा में भी एक इंक्रीज वोट शेयर के साथ, एक इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स के साथ, और कुछ एक पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स की मदद के साथ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। जहां तक पंजाब की बात है, वहां का एक स्पष्ट निर्णय यह है कि जो वहां पर पिछले 50-60 साल से हुकूमतों को एक तरह से ऑल्टरनेटिवली वो उस पर आ जाते थे, उनकी हुकूमतें आ जाती थी, कभी कांग्रेस आता था, कभी अकाली दल आता था, एक फैमिली फ्यूडलिज्म और एक जातिवादी पार्टियां जो थी उनका वर्चस्व था, वो वहां पर एक तरह से समाप्त हो गया है। और वहां पर भी हम देखें, खैर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी 2 सीट्स वहां पर, जहां पर वो लगातार रिवायती तौर पर जीतते आ रहे हैं, वहां उन्होंने जीत हासिल की है। अब इसी साल के आखिर में चूंकि कई स्टेट्स में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक बात तो पक्की है कि सारे हिंदुस्तान में जो एक नेहरूवियन कांग्रेस आइडियोलॉजी पर आधारित राजनीति थी, पॉलिटिक्स था, उसका एक तरह से अंत हो गया है, लगभग अंत हो गया है। और अब जहां पर भी इलेक्शंस होंगे वहां पर आइडियोलॉजी तो आएगी सामने, राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है वो सामने आएगी, लेकिन साथ में परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, डिलीवरेंस ऑफ द पार्टी विच इज इन द गवर्नमेंट, और लीडरशिप, इन सब का मुश्तरका तौर पर इसका इम्तिहान होगा। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को हमने इस इम्तिहान में सफल होते हुए देखा है। आगे बाय द ईयर एंड, इस साल के आखिर तक हम मानते हैं कि जैसे गुजरात में इलेक्शंस होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस होंगे, और जम्मू कश्मीर भी उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और बाय द ईयर एंड ऐसा मानते हैं हम कि यहां पर भी इलेक्शन होने वाले हैं। चुरंगू साहब, मुझे ये बताइए कि एक तरफ ये हुकूमत जम्मू कश्मीर दावा कर रही है कि हमने हालात को काबू में कर लिया है, दूसरी तरफ कश्मीर में आप देख रहे हैं गुज़श्ता 1 हफ्ते से हलाकतें बढ़ रहे हैं, सरपंच को मारा गया है, CRPF एहलकार को मारा गया है, इसी तरह बहुत सी वारदातें हुई है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात तो पक्की है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से हालात लगभग ऐसा लग रहा था बहाली की ओर आ रहे हैं, फिर से एक फ्रस्ट्रेशन और फिर से एक इस तरह की बात कि सॉफ्ट टारगेट्स को मारना और ऐसे लोगों को जो राजनीति में एक्टिव हैं पर्टिकुलरली उन पर अटैक, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक, ये फिर से हम देख रहे हैं, वो एक दौर फिर से शुरू होने वाला है। और उस दृष्टि से हमने पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी कुछ देखा है। दुर्भाग्य से
ये सब जो हो रहा है इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि बाय एंड लार्ज अभी तक जिस तरह की कंडेमनेशन और जिस तरह का अलगाववाद को अलग थलग करना और आतंकवाद से परहेज करना और उसको हरा देना, इसमें जो है ओवरऑल जो सोसाइटी है वो अभी उस लेवल पर आई नहीं है कि हम ये कह सकें कि सोसाइटी ने इसको एकदम नकार दिया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सोसाइटी में, समाज में जितने भी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, पर्टिकुलरली राजनीति में होते हैं, सामाजिक कार्यों में होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, उन्होंने एकदम इसमें आगे आकर के आतंकवाद की भर्त्सना करनी पड़ेगी, उसको कंडम करना पड़ेगा, उसको अलग थलग करना पड़ेगा और उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं आम लोग जो हैं कश्मीर में, वो भी कोई सुरक्षित महसूस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉफ्ट टारगेट्स पर कभी भी किसी समय हमला हो सकता है, और जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं समाज ने उनको अलग थलग करना पड़ेगा, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं, सरकार जो काम कर रहे हैं, वो तो एक कन्वेंशनल तरीके से काम चल ही रहा है। जैसे हमने कल देखा 4 टेररिस्ट को मारा गया, उसके पहले देखा हमने और भी 2 टेररिस्ट को मारा गया। हो सकता है ये कार्रवाई जो है आगे भी बढ़े और उसके नतीजे भी सामने आए, लेकिन इससे बड़ा काम ये है कि समाज जो है और समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, रेस्पेक्टेबल पर्सन्स हैं, रीजनेबल पर्सन्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, उन्होंने सामने आना होगा और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। चुरंगू साहब, डिलिमिटेशन पर गवर्नमेंट ऑफ बिल काम कर रही है पिछले 5-6 महीनों से, तो इस बारे में आपका क्या कहना है और कश्मीरी पंडितों के हवाले से इसमें क्या नुकसान और फायदे हैं? देखिए, अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई उस पर सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना रद्दअमल सामने रखा, पर्टिकुलरली वो लोग जो इसके मेंबर्स थे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के एमपीज जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वहां पर थे, उन्होंने भी अपनी राय रखी। उसके बाद में उनको एक और मौका दिया गया कि वो अपनी राय उनके सामने रखें। कुल मिलाकर के वो राय भी उनके पास आई है। उन राय के बेस्ड उन्होंने कुछ एक अमेंडमेंट्स भी अपनी रिपोर्ट में की है, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट बनना बाकी है जिसको पब्लिक किया जाएगा। और मेरा ये मानना है कि ये काम इन्हीं लगभग 1-2 हफ्तों में ये काम हो जाएगा। उसके बाद में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस पर अपनी फाइनल राय दे सकते हैं। इस सिलसिले में कश्मीरी पंडित समुदाय ने, हमने डेलीगेशन के माध्यम से डिलिमिटेशन कमीशन से 2 बार मुलाकात की, उनको अपने मौकिफ से उनको अवगत कराया और उनसे ये कहा कि कश्मीरी पंडितों का डिलिमिटेशन कमीशन के सौजन्य से बहुत बड़ा एक उनकी एक एक्सपेक्टेशन है। और मैं ये बार बार कहता रहा हूं और अभी भी मैं कह रहा हूं कि डिलिमिटेशन एक तरह से स्टेट ऑफ इंडिया का कश्मीरी पंडितों की ओर जो उनका इंटेंट है उसका टेस्ट है, क्योंकि कश्मीरी पंडित एक वाहिद एक ऐसा एक कम्युनिटी है, ऐसा एक समुदाय है जो पिछले लगभग 30-40 साल से जम्मू कश्मीर असेंबली और पार्लियामेंट में अनरिप्रेजेंटेड रहा है। और ऐसी कोई सूरत नहीं हमें दिखाई देती कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके असेंबली या पार्लियामेंट में भेजे। इस सिलसिले में हमने कई एक प्रस्ताव दिए हैं। सबसे बड़ा प्रस्ताव उसमें यह है कि जिस तरह से सिक्किम असेंबली में सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, या पुडुचेरी असेंबली में 3 नॉमिनेशंस होती हैं, क्योंकि वहां पर 30 की एक वहां की असेंबली है, उस पर 3 नॉमिनेशंस है विद वोटिंग राइट्स। या पार्लियामेंट में आपको पता होगा लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 सीटें होती थी। खैर अब वो इस वक्त नहीं है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल घट गई है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर की असेंबली में है वुमेन मेंबर्स के लिए 2 नॉमिनेशंस रखी है। ऑन दिस बेसिस कश्मीरी पंडित्स शुड आल्सो बी गेटिंग अकोमोडेशन इन द सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और उनका असेंबली में अपना प्रतिनिधि जरूर होना चाहिए जो उनकी बात को लेकर के असेंबली में जाए, पार्लियामेंट में जाए और वहां पर बात करे। यहां यह कहना बड़ा जरूरी होगा कि जिस प्रकार से पिछले 30-35 साल में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी मास एक्सोडस के कारण जो कश्मीर में उनके साथ में
आतंकवाद के कारण हुआ, सारे देश में और सारी दुनिया में छितर गई है। और एक तरह से ये जो डिस्पर्सल उनका है, उसमें कोई और रास्ता नहीं दिखता है कि वो कहीं ना कहीं पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के माध्यम से असेंबली में चुन करके आए। इसलिए द बेस्ट वे फॉर दिस इज टू गो फॉर एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा जैसे पिछली बार सरकार ने ये चाहा कि वो वोट कश्मीर के बाहर अपना डालें, और उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की कि किस तरह से कश्मीर के बाहर अलग इंतजाम करके, अलग व्यवस्था खड़ी करके वो अपना वोट डाल सकते हैं। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट जरूरी है। J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में भी एक प्रावधान है, वहां पर भी संशोधन हो सकता है। या एक और चीज हो सकती है कि अलग से एक कानून बनाया जाए जिसके माध्यम से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो सुनिश्चित हो। उसके लिए हमारा बराबर प्रयास है, एंड वी आर अवेटिंग द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन। क्या आप ये इसमें चाहते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मरकजी सरकार ऐसा करेगी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इस दृष्टि से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को समाप्त कर दिया गया है, आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया है, आर्टिकल 35A को समाप्त किया गया है। ये किस लिए हुआ और कैसे हुआ? देखिए, देश की भलाई के लिए, हित के लिए, समाज के हित के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह की अमेंडमेंट लाना, ये तो एक तरह से उस समाज का कर्तव्य बनता है जिस समाज को इस बात का एहसास हो कि उसके किसी वर्ग के साथ नाइंसाफी हो रही है। उस वर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है, और उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन और सरकार ने एक फैसला लेना होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी बनता है कि डिलिमिटेशन कमीशन पहले ये रेफरेंस जो है वो सरकार को भेजे, जिसके लिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन से भी गुजारिश की है। और हमारा ये मानना है डिलिमिटेशन कमीशन जो है, चूंकि उन्होंने ये कहा था कि जो हमने उनके साथ में बात की है दैट हैज सबस्टेंस इन इट, और उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया था कि वो इस पर पॉजिटिवली विचार करेंगे। मुझे ये बताइए चुरंगू साहब की मरकजी सरकार एक प्राइवेट मेंबर्स बिल ला रही है, तो उस बारे में बहसीत कश्मीरी पंडित लीडर उस बारे में आपकी क्या राय है और क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ऐसा है कि सरकार ये बिल नहीं ला रही है। ऐसा है कि 17 मार्च को कांग्रेस के एक MP हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, विवेक तनखा जी उनका नाम है, वो राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे उस दिन, जिसके लिए उनको इजाजत मिल गई है। और वो वहां पर वो बिल ला करके ये फैसला होगा कि इस बिल पर क्या राज्यसभा आगे बहस कर सकती है, और क्या इसको वो एक नियत डेट पर, जो डेट तय होगी उस पर प्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल ये अपने जिसे कहते हैं इन्फेंसी में है अभी। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से उस बिल का निर्माण हुआ है, कश्मीरी पंडितों के कई इश्यूज को लेकर के, उनके पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के, उनके सोशल इश्यूज को लेकर के, उनकी रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट को लेकर के, और साथ में उनके मंदिरों के, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर के इस बिल में सारा वर्णन है। तो हमारा ये मानना है कि 17 मार्च को जब ये बिल इंट्रोड्यूस करने का मौका विवेक तनखा जी को मिलेगा, उस समय सारे जितने भी MPs वहां पर हैं, जितने भी माननीय सदस्य राज्यसभा के हैं, वो उसको सपोर्ट करें और इस बिल को आगे लाने के लिए मार्ग जो है वो प्रशस्त करें। लेट द बिल बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। चुरंगू साहब, आप कश्मीरी पंडितों की भी यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं बीजेपी के साथ साथ, तो कश्मीरी पंडितों के बहुत सारे मसाइल हैं, और कश्मीरी पंडितों की हालत के बारे में एक तो मैं जानना चाहता हूँ, दूसरा ये कि कश्मीरी पंडित जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में नहीं आ रहे, तो उसका क्या वजूहत हैं इसके? देखिए, पिछले 30 साल से जैसे हम देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित जो है बड़ी विकट परिस्थितियों में था, बड़े मुश्किल हालातों में था। उसमें सबसे बड़ी बात तो पहले सर्वाइवल की थी, उसके बाद में एग्जिस्टेंस के इश्यूज आते थे। मुझे वो दिन याद है जब कश्मीरी पंडित सड़कों पर था और बड़ा मुश्किल इस बात को लेकर के हो रहा था कि इस कम्युनिटी का आखिरकार फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय ने बड़ी मेहनत की, बड़े जोश खरोश के साथ हर मुसीबत का सामना किया,
और अल्टीमेटली उन्होंने अपनी जो नई जनरेशन है उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कई तरह की कुर्बानियां दे करके उन्हें पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। उसके बीच में इस तरह की बात कि वो ऐसी पोजीशंस में आ जाएं जहां पर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आए, जैसे सरकारी नौकरी में आए, या ऐसे पोजीशंस में भी आए जहां पर कि उनकी बात को लेकर के समाज में कोई परिवर्तन आ सके, ये पहले पॉसिबल नहीं था। हाँ, हमारे बच्चों को महाराष्ट्र सरकार ने कोटा वहाँ पर प्रोफेशनल कॉलेजेस में दिया, उसके माध्यम से इंजीनियरिंग उन्होंने की, उन्होंने वहाँ पर MBA किए, या और कई तरह के जो एजुकेशनल सेक्टर है वहाँ पर वो गए, उन्होंने शिक्षा हासिल की। लेकिन उसका सीधा मतलब ये था कि वो रोजी रोटी कमाने के लायक हो जाते। ये जो आप बात कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाना, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना और फिर सरकार का हिस्सा बनना और वहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए वहाँ पर काम करना, उसमें कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो पहले के जो 20 साल थे, 25 साल थे, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब मामला बदल गया है, कई लोग इस पर काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सके। क्योंकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बारे में बड़ी एक मशहूर बात है, दो बातें हैं। पहला तो ये कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी कम्युनिटी है। जितना इतिहास इस जम्मू कश्मीर रियासत का है उतना ही इतिहास तो कश्मीरी पंडितों का भी है। इसलिए यहाँ पर उनकी बात को, चाहे वो राजनीतिक लेवल पर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो, या चाहे वो किसी दूसरे तरीके से हो, इवन एजुकेशनल लेवल पर हो, उसकी बड़ी मान्यता होती थी। और अब वो समय फिर से आए, ये हमारी बराबर कोशिश है। समाज की भी इच्छा है कि हम इसमें आगे आए और अभी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने दो बातें आपके सामने रखी। पहले तो बात तो मैंने ये रखी कि जो एक डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से हमने एक प्रक्रिया सामने रखी है। उसके बाद में मैंने आपसे बात की कि उसके अलावा ये प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो पार्लियामेंट में आ रही है। हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि विवेक तनखा के उस जो उनका प्रोजेक्ट है उसके पीछे एक और भी कारण है कि एक और विवेक, उन्होंने भी एक काम किया है। उनका नाम है विवेक अग्निहोत्री जी। उन्होंने एक फिल्म बनाई है द कश्मीर फाइल्स, और उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों की पलाइट को लेकर के, कश्मीर के हालातों को लेकर के दुनिया भर में उसको सामने लाने के लिए आज 32 साल के बाद में इस तरह की बॉलीवुड प्रोडक्शन के नाम से, बॉलीवुड प्रोडक्शन के उस बैनर में उन्होंने एक फिल्म बनाई है। ये उनकी अपनी विवेक रंजन अग्निहोत्री प्रोडक्शन है। इसमें बड़े अच्छे कलाकार हैं, अनुपम खेर जी हैं और पल्लवी जोशी जी हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा उसमें काम किया है लोगों की अवेकनिंग के लिए, और लोगों को पता लगे कि कश्मीर का दर्द क्या है, उस दर्द को सामने लाने के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक और बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए 30 साल पहले जो हुआ, 20 साल पहले जो हुआ, या इवन मैं तो ये कह रहा हूँ 10 साल पहले भी जो हुआ, उसमें कश्मीरी पंडितों को लेकर के एक बहुत बड़ा विषय है कि कश्मीरी पंडितों के साथ इतनी क्लींजिंग हुई, जेनोसाइड हुआ। लेकिन आज के हालातों में अगर हम देखें तो जो कश्मीर का आम समाज है, जिसमें कश्मीरी मुस्लिम भी हैं, वो भी आज आतंकवाद के शिकार हैं। ऐसा नहीं है कि वो उससे अछूते हैं, क्योंकि आतंकवाद का अपना एक डायनामिक्स है कि पहले प्राइमरी विक्टिम्स जो होते हैं, जब वो सीन पर नहीं होते हैं, उनको फिनिश करने के बाद में जब वो सीन पर नहीं होते हैं, तब जो वहां पर होते हैं वही उसके अटैक की गिरफ्त में आ जाते हैं। हमने ये बात इराक में देखी, हमने ये बात सीरिया में देखी, हमने ये बात अफगानिस्तान में देखी, पाकिस्तान में देखी। इसलिए कश्मीर के जो आज के हालात हैं उसमें तो आज खतरा सारे माशरे को है और सारे समुदाय को है और सारी कम्युनिटी को है। हाँ, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी डेफिनेटली एक सॉफ्ट टारगेट है, और उस सॉफ्ट टारगेट का जिक्र जो है वो बार बार हमें करना पड़ता है, उस बात को हमने सामने लाना ही पड़ता है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आतंकवाद के खिलाफ ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को, ना सिर्फ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, बल्कि सारे देश को एक होना पड़ेगा, सारे समाज को एक होना पड़ेगा और आतंकवाद को हराना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है सारी
मानवता के सामने, सारे देश के सामने, वो ये है कि हम आतंकवाद का समूल उसका नष्ट करें, उसको समाप्त करें। श्रम गुसराव CNS के साथ बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।